जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मुख्य समाचारों में शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग की चयन सूची आज जारी होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तय करने की आय सीमा 8 लाख की रहेगी, सरकार का फैसला। 3 साल से एक ही जिले में जमे खंड शिक्षा अधिकारी होंगे स्थानांतरित। आज से किशोरों को लगेगी वैक्सीन। प्राइमरी स्कूलों में खेलों का प्रशिक्षण होगा। आज से इलाहाबाद हाईकोर्ट में केवल वर्चुअल सुनवाई। प्राइमरी स्कूलों में खेलों का प्रशिक्षण होगा। 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के बच्चों को वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स जैसे खेलों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए खेल विभाग ने प्रशिक्षकों की मदद ली जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेश सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने 27 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि जिन स्कूलों के लिए इसके लिए चयनित किया गया है, वहाँ के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए जाए कि वे खेल विभाग के प्रशिक्षकों से संपर्क कर प्रशिक्षण शुरू करवाएं। ये प्रशिक्षण हफ्ते में 2 दिन दिया जाएगा। वहीं इसके लिए उन स्कूलों का चयन किया गया है जहाँ खेलने के लिए मैदान उपलब्ध है। अभी तक स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल व बैडमिंटन खिलवाया जाता था, लेकिन प्रशिक्षक न होने की स्थिति में प्रतियोगिताओं में बच्चे पिछड़ जाते हैं। सरकार ने स्कूलवार खेलों का वर्गीकरण भी कर दिया है। यह वर्गीकरण जगह के हिसाब से किया गया है। इसमें कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी आदि खेलों का चयन किया गया है। इसके लिए आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, बांदा, बाराबंकी, बरेली, भदोही, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, ललितपुर, लखनऊ, मऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सोनभद्र और सुल्तानपुर के 100 से ज़्यादा स्कूलों का चयन किया गया है। शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग की चयन सूची आज। लखनऊ, बेसिक शिक्षा में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर करने के बाद आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची सोमवार को जारी की जानी है। 4 और 5 जनवरी को जिलों में काउंसलिंग होगी। 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसमें करीब 6,000 अभ्यर्थियों का चयन होगा। आज से इलाहाबाद हाईकोर्ट में केवल वर्चुअल सुनवाई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासनिक कमेटी ने लिया फैसला। प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ तथा लखनऊ बेंच में सोमवार 3 जनवरी से केसों की सुनवाई वर्चुअल होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जजों की प्रशासनिक कमेटी ने रविवार देर शाम यह फैसला लिया। 3 जनवरी से फिलहाल फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के महाधिवक्ता न्यायालय ने सभी सरकारी वकीलों को सुबह 9:30 बजे मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय में आने का अनुरोध किया है ताकि वह सोमवार से ऑनलाइन बहस के लिए तैयार हो सके। हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी के सीनियर जजों ने यह फैसला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वार्ता के बाद लखनऊ व प्रयागराज में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर लिया है। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले से बार एसोसिएशन को अवगत करा दिया गया है। बार एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि नेटवर्क की वजह से अथवा किसी कारणवश वकील अपने केस की बहस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो उन केसों के खिलाफ आदेश पारित नहीं किए जाएंगे। वकीलों को उनके चैम्बर तक जाने की छूट देने का भी आग्रह करते हुए कहा गया कि जिन मुकदमों की सुनवाई नहीं हो सके उन केसों को अगले दिन रखा जाए। कमेटी ने वकीलों को उनके चैम्बर तक जाने के लिए बार एसोसिएशन के अनुरोध पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले भी कोरोना की पहली व दूसरी लहर के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट तथा उसकी लखनऊ बेंच में मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल मोड में की गई थी। आज से किशोरों को लगेगी वैक्सीन। कोरोना से जंग। 15 से 18 साल तक के किशोरों को कोवैक्सीन कोविन के 7 केंद्रों पर पंजीकरण। उत्तर प्रदेश में 2,150 केंद्रों में 1.40 करोड़ किशोरों को लगेगा टीका। लखनऊ, प्रदेश में 15 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के कुल 1.40 करोड़ किशोरों को सोमवार से कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। किशोरों को कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। टीकाकरण की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। राज्य में अभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए करीब 16,000 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 2,150 केंद्रों पर किशोरों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ट्वीट कर किशोरों का आह्वान किया कि वह टीका जीत का ज़रूर लगवाएं। उन्होंने लिखा कि पीएम के मार्गदर्शन में 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु सोमवार से निःशुल्क कोविड टीकाकरण आरंभ किया जा रहा है। देश प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने में टीका जीत का अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीका अवश्य लगवाएं। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय घई ने बताया
अभी करीब 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हैं। वहीं इसमें 60 लाख कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध है। केंद्रों पर किशोरों को टीका लगवाने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इसके लिए अलग काउंटर बनाया गया है। मौके पर भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। उधर रविवार तक प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 14.74 करोड़ लोगों में से अब तक 12.84 करोड़ लोगों ने टीके की पहली और इसमें से 7.40 करोड़ लोगों ने दूसरी डोज भी लगवा ली है। सतर्कता ही बचाओ। कोविन पोर्टल पर रात 12 बजे तक 7.90 लाख रजिस्ट्रेशन, विशेष इंतजाम करने के निर्देश। मांडविया ने वैक्सीन मिक्सिंग से बचने के लिए अलग टीका केंद्र बनाने का दिया सुझाव। स्वास्थ्य मंत्री ने की बैठक। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के गहराते खतरे के बीच किशोरों का सोमवार को टीकाकरण शुरू हो रहा है। सबसे पहले 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। इस आयु वर्ग के लिए सिर्फ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। कंपनी ने दावा किया कि बच्चों पर उसकी वैक्सीन वयस्कों की तुलना में ज़्यादा प्रभावी पाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वैक्सीन मिक्सिंग से बचने के लिए विशेष इंतजाम करने को कहा है। किशोरों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर शनिवार से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। पोर्टल रविवार रात 12 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक इस आयु वर्ग के 7.9 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ है। किशोरों का टीकाकरण के लिए जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑन स्पॉट मौके पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। दूर दराज जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां के किशोर सीधे टीका केंद्र जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उन्हें तुरंत टीका भी लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविन पोर्टल का उपयोग करते हुए जिला स्तर पर लाभार्थियों के आधार पर वैक्सीन की आवश्यक डोज को जानकारी दी। साथ ही पहले से तय टीकाकरण केंद्रों को कोवैक्सीन के वितरण की योजना बनाने को भी कहा। मंत्रालय के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 19.81 करोड़ डोज का भंडार पड़ा है। मांडविया के साथ राज्यों की ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने विस्तार से जानकारी दी। इसमें कोरोना प्रबंधन के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें अस्पताल में सुविधाओं को मजबूत करना, जांच बढ़ाना और संक्रमण के प्रसार की चेन को तोड़ने के लिए सख्त उपाय करना शामिल था। अलग टीमें बनाएं, समय तय करें। किशोरों को सिर्फ कोवैक्सीन ही लगाई जानी है, इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने वैक्सीन मिक्सिंग से बचने के लिए किशोरों के लिए अलग टीकाकरण केंद्र बनाने, इसके लिए अलग समय निर्धारित करने, अगर एक ही समय हो तो अलग अलग लाइनें और अलग अलग टीम बनाने के लिए भी सलाह दी है। 3 साल से एक ही जिले में जमे खंड शिक्षा अधिकारी होंगे स्थानांतरित। लखनऊ विकास खंड मुख्यालयों पर 3 साल से जमे खंड शिक्षा अधिकारी को जल्द स्थानांतरित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ये कदम विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर उठाएगा। निर्वाचन विभाग के पत्र में प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात 34 बीओ को चिन्हित किया जा चुका है। इसी तरह अन्य शिक्षा अधिकारियों का तबादला अन्यत्र किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 27 दिसंबर को बेसिक शिक्षा विभाग को भेजे पत्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए 3 साल से एक ही विकास खंड में जमे बीओ को चिन्हित किया है। 13 मई 2022 कट ऑफ डेट के आधार पर जिलों में पिछले 4 वर्ष में 3 साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 13 अक्टूबर को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजा था। बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव ने शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह को भेजे पत्र में लिखा है कि निर्वाचन आयोग के पत्र में अंकित बीईओ के अलावा 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अन्य बीईओ हों तो उन्हें भी स्थानांतरित कर दिया जाए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आवासीय संपत्ति का मानदंड हटाया जाएगा। केंद्र ने किया 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशें स्वीकार करने का फैसला। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी जानकारी। आय सीमा का मानक ओबीसी क्रीमिलियर से ज़्यादा सख्त। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने गरीब सवर्णों ईडब्ल्यूएस के लिए पारिवारिक आय सीमा सालाना 8 लाख रुपए बरकरार रखने समेत 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसाएं स्वीकार करने का फैसला किया है। समिति ने यह अनुशंसा भी की कि जिस व्यक्ति के परिवार के पास 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि है, उसकी आय कुछ भी हो, उसे ईडब्ल्यूएस से अलग किया जा सकता है। आवासीय संपत्ति के मानदंड को भी हटाया जा सकता है। नीट पीजी प्रवेश के मामले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव आर सुब्रमण्यम ने हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने कहा, मैं सम्मान के साथ बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार करने का फैसला किया है, जिसमें नए मानदंडों को भविष्य में लागू करने की अनुशंसा भी शामिल है।
इस मुद्दे पर विचार के लिए सरकार ने पिछले साल 30 नवंबर को समिति बनाई थी, जिसमें पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, ICSSR में सदस्य सचिव VK मल्होत्रा और केंद्र के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल शामिल थे। केंद्र ने समिति अदालत को दिए उस आश्वासन पर बनाई थी कि वह EWS के तहत लाभ देने के मानदंडों पर विचार करेगी। समिति ने 31 दिसंबर को रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि EWS के लिए 8 लाख रुपए की आय सीमा का मानदंड अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर के लिए निर्धारित आय सीमा के मानक से कहीं अधिक कड़ा है। मसलन OBC के लिए आय की गणना लगातार 3 साल की कुल वार्षिक आय से की जाती है, जबकि EWS के लिए पूर्व वित्तीय वर्ष की आय है। OBC क्रीमी लेयर के लिए वेतन, कृषि और पारंपरिक कारीगरी के पेशों से आय को बाहर रखा गया है, जबकि EWS के लिए मानदंड में कृषि समेत सभी स्रोतों से आय शामिल है। इसी तरह EWS परिवार में अभ्यर्थी, उसके माता पिता, नाबालिग भाई बहन, पति अथवा पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जबकि OBC क्रीमी लेयर के मामले में परिवार में सिर्फ अभ्यर्थी, उसके माता पिता और नाबालिग बच्चे शामिल हैं।